मैं डॉक्टर संजीव कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज अपना जो टॉपिक है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पूर्व में जो अपना वीडियो बना था उसके अंदर हमने इस बात को समझाने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स को कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था। कहते हैं कि एक बार मोहम्मद गोरी की भी उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन पर निगाह पड़ी थी और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक सलाह दी थी कि यह बहुत योग्य आपका दास है, इसलिए इसका ध्यान रखना ताकि यह दिन प्रतिदिन उन्नति कर सके। इल्तुतमिश इलभारी तुर्क था। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बुलाया। कहते हैं कि ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया दिया गया था, लेकिन उस समय भारत की स्थिति को देखकर तमाम तुर्क अमीरों ने इस बात पर विचार किया कि यह बालक भारत के साम्राज्य को संभाल पाने में सक्षम नहीं है। अतः ऐबक के नजदीक रिश्तेदार या उसके दामाद इल्तुतमिश को इसके लिए उपयुक्त माना गया। अतः इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली आने का समाचार भेजा। उसने आराम शाह को परास्त करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सुल्तान की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तन बिला मंसूर से धार्मिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई तथा उसे अधिकार मिला दिल्ली के सुल्तान बनने का। उनके नाम के सिक्के चलाए गए, जिससे दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता भी प्राप्त हो गई। उसे हिंदुस्तान का सुल्तान नासिर अमीर उल मोमनीन की उपाधि प्रदान की गई खलीफा से। तबकात नासिरी में इसका वर्णन करते हुए मिनहाज सिराज लिखता है कि इस्लाम की राजधानी बगदाद से भेजे गए वस्त्र, आभूषण, उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों, अमीरों आदि ने ग्रहण किया। ये जो सामग्री भेजी जाती है इसको खिल्लत बोलते थे, अर्थात बगदाद के खलीफा से उसको खिल्लत प्राप्त हुई। अतः इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक व संप्रभुता संपन्न सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने गद्दी पे बैठने के बाद में एक विचार किया कि तुर्क अमीरों में हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष की होड़ रहती है, इसलिए वह अपने बराबर के जो तुर्क सरदार थे उनको भी कोई उचित सम्मान या उचित पद देना चाहता था। इसलिए उसने हिंदुस्तान का प्रशासन चलाने के लिए उन समकक्ष तुर्की अमीरों से सलाह मशविरा करने के लिए अपने 40 वफादार गुलामों का एक समूह तैयार किया, जिसे बर्नी ने चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी कहा है। इसलिए तुर्कान ए चहलगानी का निर्माता इल्तुतमिश को माना जाता है। ये उनके जीवन पर्यंत ये चलता रहा। बलबन ने इसको समाप्त किया था। इल्तुतमिश ने 1221 में नवोदित दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया था। वजह यह थी कि ख्वारिज्म का शाह था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी पर चंगेज खां मंगोल ने आक्रमण किया था। वहां से पराजित मकबरनी हिंदुस्तान की तरफ आया। इसलिए इल्तुतमिश के सामने समस्या यह आई कि अगर वह मकबरनी को शरण देगा तो उसे चंगेज खां के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। अतः उसने बड़ी चतुराई से मकबरनी को अपने राज्य में घुसने नहीं दिया और इसलिए चंगेज खां के आक्रमण से या मंगोल आक्रमण से उसने दिल्ली को बचा लिया। इसके दो फायदे हुए, आक्रमण भी नहीं हुआ और चंगेज खां उससे नाराज भी नहीं हुआ। चंगेज खां का मूल नाम तिमोचिन था। वह मध्य एशिया की मंगोल क्षेत्र का शासक था। वह अपने को
ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व अनुभव करता था। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन को पराजित कर बंगाल को भी पूर्णतः अपने अधीन कर लिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन के अंतिम समय में बंगाल पर उनका नामात्र का अधिकार था। गयासुद्दीन ने भी खलीफा से खिल्लत प्राप्त कर ली थी। इल्तुतमिश ने बंगाल व बिहार को जीत करके उनको 2 स्टेटों में विभक्त कर दिया, 2 प्रांत बना दिए, क्योंकि अविभाजित बंगाल शक्ति का बड़ा केंद्र हो सकता था। यहाँ का शासक शक्तिशाली होगा, इसलिए इनके टुकड़े करके 2 गवर्नर बना दिए। इल्तुतमिश के विरोधियों में ताजुद्दीन यलदौज जो गजनी का सुल्तान था, और नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध, मुल्तान और उच्च आदि का शासक था। अली मर्दान बंगाल और बिहार का गवर्नर था। ये 3 उनके सामने समस्याएं थी। 1215 में तराइन का तरते युद्ध, ध्यान रहे तराइन के 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान तरते व मोहम्मद गोरी के मध्य हो चुके थे। ये तरते युद्ध था। इल्तुतमिश ने यलदौज को पराजित कर बंदी बना लिया और उसे बदायूं के दुर्ग में कैद कर दिया। कुछ समय बाद में उसकी वहां पर हत्या करवा दी गई। दूसरा सामना उसका कुबाचा से हुआ। नासिरुद्दीन कुबाचा को 1227-28 में उसने पराजित कर मुल्तान व सिंध को जीत लिया। कुबाचा पराजित होकर सिंधु नदी को पार करते हुए नदी में डूबकर समाप्त हो गया। इसलिए 2 उसके विरोधी हैं, वो समाप्त हो गए। इसी तरह से अली मर्दान खां को भी उसने पराजित कर दिया था। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। जालोर के चौहान शासकों से भी अधीनता स्वीकार करवाई। इसके बाद बयाना, सांभर, अजमेर व नागौर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया था। नागौर में उसने एक इमारत बनाई थी जिसका नाम अतार किन का दरवाजा है। ये राजस्थान के अंदर इल्तुतमिश की बनाई हुई इमारत है। इल्तुतमिश ने मिनहाज उस सिराज, मलिक ताजुद्दीन दबीर एवं अमीर खुसरो के पिता को संरक्षण प्रदान किया था। उसके समय नासिरी अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी, नूरुद्दीन मोहम्मद मुख्य विद्वान थे। नूरुद्दीन ने लुबाब उल अलबाब को लिखा है, ये पुस्तक है एक। इल्तुतमिश ने के सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद जो बहुत योग्य था, उनकी सारी आशाओं का केंद्र था, लेकिन 1229 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी स्मृति में इल्तुतमिश ने मदरसा ए नासिरी का दिल्ली में निर्माण करवाया। यह शिक्षा का केंद्र था मदरसा। उसने हिंदुस्तान के अंदर एकता प्रणाली विकसित की थी। एकता स्थानांतरणीय भूभाग का राजस्व अधिविन्यास था जो नगद वेतन के बदले दिया जाता था। एकता वंशानुगत नहीं होती थी, यानी भूमि का वह टुकड़ा जिसका एक निर्धारित सीमा स्थापित करके वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो इक्तादार कहलाता था। अब वहां की यानी जमीन के उस भूखंड की पूरी व्यवस्था स्थापित करने का काम उस अधिकारी का होता था। यह अधिकारी सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। सुल्तान इसको कभी भी हटा सकता था या उसका ट्रांसफर कर सकता था, बदली कर सकता था। ये उसकी वंशानुगत कोई जागीर नहीं होती थी। इसलिए इस व्यवस्था को पूर्णतः स्थापित करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने भारत के अंदर मुद्रा व्यवस्था में भी बड़ा सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाया। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का होता था और तांबे का जितल भी प्रारंभ किया। ये दोनों सिक्के लंबे समय तक चलते रहे। इल्तुतमिश ने 1234-35 में भीलसा में हिंदू मंदिर व उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था। ये 2 उसने नष्ट किए थे। मदरसा ए मुइजी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने दिल्ली में करवाया था, जहां पर शिक्षा का काम होता था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा और वहाँ की जो उपज थी, वहाँ की जो संपन्नता थी, उसके आधार पर उसने वहाँ पर राजस्व इकट्ठा किया था। अन्य क्षेत्रों के बजाय दोआब में किसानों पर कर की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वहाँ के किसान संपन्न थे क्योंकि वहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। इल्तुतमिश ने कहा, भारत अरब नहीं है, इसलिए ये दारुल हरब हो सकता है, परंतु इसको दारुल इस्लाम में नहीं बदला जा सकता। दारुल इस्लाम का मतलब है मुसलमानों का देश।
वजह इसकी ये थी कि बहुसंख्यक जनता यहाँ पर हिंदू है, यानी गैर मुस्लिम है। इसलिए इनको दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये उसकी बहुत अच्छी समझ थी। इल्तुतमिश का आरिज ममालिक इमादुल मुल्क एक गुलाम था, लेकिन उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे वजीर उसने बनाया था, और इल्तुतमिश ने इस दास की योग्यता से प्रभावित होकर उसे रावत ए अर्ज की उपाधि भी प्रदान की थी। सुल्तान बलबल के काल में उसे यह पद प्राप्त था, यानी लंबे समय तक यह वजीर बना, बलबल तक यह पद प्राप्त था। इल्तुतमिश का वजीर मोहम्मद जुनैदी था, आरिजी ममालिक सेनापति होता है, और वजीर उसका थोड़ा इल्तुतमिश का वजीर था मोहम्मद जुनैदी। तो इसलिए इमाद उल मुल्क तो उनका सेनापति आरिजी ममालिक था, जो बलबन के समय तक रहा, और वजीर उसका मोहम्मद जुनैदी था। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी, फकरुल मुल्क निजामी जैसे योग्य व्यक्ति इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। इब्न बतूता लिखता है कि इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे। उनके गले में घंटियां लगी हुई थी। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति न्याय की गुहार के लिए यहाँ पर आता तो उन घंटियों को जब खींचता, उसमें लगी हुई चैन को खींचता, तो कोई न कोई फरियादी को सुनने के लिए हाजिर होता और फरियादी को तुरंत न्याय मिलते थे। इल्तुतमिश अपने दरबारी पदाधिकारियों के सामने गद्दी पर बैठने को हिचकिचाता था। ये एक सुल्तान और भी था, जलालुद्दीन खिलजी, उसके सामने भी ये समस्या थी, क्योंकि ये पद उनको अपने वंशानुगत या उत्तराधिकार के हिसाब से नहीं मिले थे। इसलिए वो ये सोचते थे कि कहीं न कहीं उनके बराबर के जो अधिकारी हैं उनको चुनौती न दे दे। इसलिए सबको संतुष्ट करने के लिए वो अपने आप को सुल्तान या अपने आप को शासक का रोब जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाते थे। ये उनकी कमजोरी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला पर फ़क़ीह मुदबिर ने आदाब उल हर्ब नामक प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ तैयार किया था, जिसमें उस काल की सारी घटनाएं हैं। बनियान आक्रमण पर जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ा। वह दिल्ली लौट आया, किंतु दिल्ली में 29 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई, और एक बड़े युग का यानी 1211 ईस्वी में उसने गद्दी प्राप्त की थी। 1236 तक उसने लगभग 25 वर्ष उसने शासन किया। इस 25 वर्ष के शासन में उसने मुस्लिम राज्य को बड़ी सुदृढ़ता प्रदान की। इल्तुतमिश ये समझता था कि नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था, उसकी मृत्यु के बाद में उनके बेटों में कोई भी योग्य नहीं था। इसलिए वो अपने उत्तराधिकारी की छवि अपनी बेटी रजिया में देखता था। रजिया निसंदेह योग्य थी और वह काफी वीर भी थी। इसलिए उसने अपने जीते जी ही अपनी पुत्री रजिया को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश ईरानी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण के अनुकूल समन्वित भी कर दिया था। आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को भारत का मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है, और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी इसका पूरा समर्थन किया है, और भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक उसने इल्तुतमिश को ही बताया है। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी तो चुना। ग्वालियर विजय के बाद उसने चांदी के टंके पर रजिया का नाम भी अंकित करवाना शुरू कर दिया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने एक महिला को उसका उत्तराधिकारी नहीं बनाया और उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बैठाया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया गया था, यानी एक बाप के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा तो वंशानुगत किया, इसको उत्तराधिकारी उसका बेटा बनता है। रुकनुद्दीन के समय वास्तविक सत्ता उसके हाथ में नहीं थी, बल्कि उसकी माता शाह तुर्कान के हाथ में थी। वह बड़ी महत्वाकांक्षी व घमंडी औरत थी। उसने सभी को नाराज कर दिया। लोगों ने अब रुकनुद्दीन को अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाना
उपयुक्त समझा। शाह तुर्कान तानाशाह प्रवृत्ति की होने के बावजूद भी विद्वान व पवित्र जनों को उपहार दान आदि देती थी, इसलिए जनता पर तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव था, लेकिन वह तुर्क अमीरों में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लोकप्रिय थी। अब रजिया ने अपनी महत्वाकांक्षा को बुझाने की कोशिश की। दिल्ली की जनता का उसे समर्थन प्राप्त होने लगा, इसलिए रजिया ने शुक्रवार की नमाज के समय लाल वस्त्र पहनकर लोगों के सामने शाह तुर्कान के विरुद्ध मदद की मांग की। लोगों ने रुकनुद्दीन को पदस्थ कर दिया और रजिया को सुल्तान बनाया, इसलिए रुकनुद्दीन मात्र 7 माह शासक रहा। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने निर्णय किया, यानी दिल्ली का कोई भी सुल्तान पहली बार दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से सुल्तान बना था। रजिया योग्य थी और उसने शासन सत्ता को भी अच्छी तरह से संभाला। इल्तुतमिश का सपना भी यही था कि रजिया हिंदुस्तान की सुल्ताना बने, इसलिए भारतीय इतिहास की या दिल्ली की कहना चाहिए कि पहली अगर शासिका है तो वह है रजिया बेगम है। धन्यवाद।